हेलो फ्रेंड्स, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक जो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश के वनस्पति तथा जलवायु से संबंधित। ये जो चैप्टर है मध्य प्रदेश की वनस्पति तथा जलवायु, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना से संबंधित और क्लाइमेट से संबंधित ये पूरा चैप्टर रहेगा। ये अलग अलग पार्ट में मैं आपके सामने यहाँ पर दर्शाऊंगा। इसको इसके कई सारे पार्ट बन सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही डीपली टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको मध्य प्रदेश के पूरे जियोग्राफिकली कंडीशन का पता चलेगा। वो वर्ल्ड में किस जगह अवस्थित ही है मध्य प्रदेश की, उसकी पोजीशन के बारे में आपको समझ में आने लगेगा। उस पोजीशन के कारण वहां पर किस टाइप की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उस टाइप से भी बहुत कुछ क्लियर होगा। अभी यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की वनस्पति तथा जलवायु, इसमें मैं आपको सबसे पहले जो क्लियर करना चाहूंगा वो है वन, कि मध्य प्रदेश में किस टाइप के वन पाए जाते हैं। अब वन तो यूं कई प्रकार के हैं, किंतु इन्हीं वनों को वन कई प्रकार के मतलब अलग अलग जगह अलग अलग वन के प्रतिशत हैं, उनका घनापन, उनकी डेंसिटी अलग अलग है। पर एक भौगोलिक संरचना के आधार पर, एक प्रशासनिक प्रबंधन के आधार पर, एक प्रजाति के आधार पर, एक प्रादेशिक आधार पर, मतलब इस तरीके से क्या कई तरीके से उन्हीं वनों को, एक ही वन है पर उनको अलग अलग तरीके से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो हम इसको क्रमवार देखते हैं। आपको वन का वर्गीकरण मिलेगा, तो वन आपको प्रजाति के आधार पर भी दिखेंगे। प्रजाति का मतलब ये है कि वृक्ष, कि किस टाइप के वृक्ष उस वन में है। ठीक है, साल वन है, सागौन वन है, बांस जो है उसके वन है, मिश्रित वन है, इस तरीके से आपको पता चलेगा। या जो कहे कि आर्थिक रूप से जो ऐसे ऐसे वृक्ष जो आर्थिक रूप से भागीदार होते हैं, उन वृक्षों को भी अलग अलग, जैसे हर्रा है, भिलाला है, इस टाइप के वन आ जाएंगे। ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रशासनिक आधार। अब प्रशासनिक आधार पे अगर देखें तो संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन, इस टाइप से तीन वन जो है वो यहाँ पर आपको प्रशासनिक आधार पर मिलेंगे। संरक्षित है, आरक्षित है। आरक्षित का मतलब ये है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने उनको आरक्षित कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, वहां पर कटाई वटाई पॉसिबल नहीं है। वहां पर मतलब कानून अपराध है, उनको उनकी कटाई अवैध है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशासनिक आधार पर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली आपके यही प्रकार इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम जो पढ़ना चाहेंगे, आज जो मैं मेन टॉपिक लेना चाह रहा हूँ उसका नाम यही है, जो है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय वन। अगर भौगोलिक आधार पर हम देखा जाए कि वही ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से अगर अर्थ पे देखें, एक अर्थ पे, अभी मैं इसके बाद समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर इतने से में क्लियर नहीं होगा आपको। तो वो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में किस टाइप के वन है, तो उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है। अब और अगर देखना चाहे तो प्रादेशिक आधार पर, अब प्रादेशिक में इसको किस रूप से बांट रखा है कि भाई विंध्य विंध्य क्षेत्र को अलग कर दिया है, सतपुड़ा क्षेत्र को अलग कर दिया है, मालवा के पठार के क्षेत्र को अलग कर दिया, बुंदेलखंड, मतलब जो उनके भौगोलिक क्षेत्र हैं, बस प्रांतीय क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र है, उन्हीं के हिसाब से उनके वनों को डिवाइड कर दिया है। वहाँ की मृदा कैसी है, उस मृदा के अकॉर्डिंग ही उन वनों को वहां पर डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से क्या है, वनों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। पर मेनली हम जो तीन टाइप के वन का पढ़ेंगे वो यह रहेंगे आपके। तो उसमें सबसे पहले आज मैं उष्णकटिबंधीय वन लेना चाहूंगा। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय वन के हम जो टाइप पढ़ने चाह रहे हैं उनको देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग टाइप वन रहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब हम इन्हें आगे देखते हैं। अब अगर इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक रफली वन रिपोर्ट के बारे में अगर देख लें, तो वन रिपोर्ट होती क्या है।
अब वन रिपोर्ट जो अभी आई है 2019 की, ये प्रत्येक 2 वर्ष में निकाली जाती है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। हर प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर क्या है, वन रिपोर्ट रेडी की जाती है। तो ये 2017 में आई थी, अब 2019 में आई है। ठीक है, तो एक लेक्चर तो मैं सिर्फ ये लूंगा कि 2019 की वन रिपोर्ट, उसमें पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण आपको डाटा रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। पर अभी सिर्फ मैं एक रफली आपको 2019 के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में टोटल कितने वन क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश में कितने वन क्षेत्र हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और ज्यादा हम इसमें अभी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है उष्णकटिबंधीय वन, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो इस रिपोर्ट ने इंडिया का क्या बताया है, टोटल वन क्षेत्र। तो कुल वन क्षेत्र जो भारत का इसने बताया है वो है 7,122,49, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर ये वन क्षेत्रफल है हमारा, जो कि टोटल भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो उसका कितना प्रतिशत है, 21 पॉइंट समथिंग 67%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये 21.76%। पर आप अगर थोड़ा सा भी फॉरेस्ट से संबंधित न्यूज को अगर देखते हैं या आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो तो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि भारत का जो टोटल क्षेत्र है उसके 1/3 क्षेत्रफल पर वन का होना आवश्यक है और वो लक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं भी। ठीक है, पर अभी ये 21 है। जैसे अगर 100% है तो 100% में से 33.33 पर एरिया पे हमें क्या है, वन को स्थापित करना है, जो कि प्लांटेशन और वृक्षारोपण और इनके थ्रू चल भी रहा है, पर इसको और तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो इतना है। पर अगर देखा जाए कि ये तो सिर्फ वन क्षेत्र है कि जहां पर जंगल है। ठीक है, अब एक क्षेत्र और बताया जाएगा आपको, कई बार नेट पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वन प्लस वृक्ष। वृक्ष का आच्छादन आप शब्द सुनोगे, आच्छादन का मतलब ये कि वृक्षों ने जो एरिया ढक रखा है, मतलब जैसे हमारे घर के आसपास या जो भी हमारे सिटी या गांव के आसपास जो वृक्ष छोटे मोटे दिखते हैं जो जंगल के रूप में नहीं है पर वो वृक्ष है वहां पर, तो वो एरिया ऐसे वन प्लस जो वृक्ष का आच्छादन वाला एरिया है उनको अगर हम मिला दें तो ये जो टोटल एरिया बन जाता है ये है 807276 किलोमीटर स्क्वायर। 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर हमारा टोटल वन एरिया है। वन प्लस वृक्ष आच्छादन अगर एरिया भी इंक्लूड करें तो ये 2019 की रिपोर्ट वन रिपोर्ट हमें बताती है। और अगर इस एरिया की हम बात करें तो ये टोटल भारत के एरिया का कितना है, 24.56%। खाली वन क्षेत्र को देखें तो 21.67 है और अगर हम वन प्लस वृक्ष आच्छादन क्षेत्र को देखें तो 24.56 है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में फैक्चुअल डाटा के रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि वन प्लस वन और वृक्ष आच्छादन या कुल आ जाए कि भारत में कुल वन अगर कुल वन में आ गया तो वो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। अगर कुल शब्द लगा देते हैं और टोटल लगा देते हैं तो फिर वो आपका जो वन का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो 24.56 और अगर यूं पूछ ले अगर खाली वन क्षेत्र तो 21.67। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ सकता है, वहां पे आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये हमारे भारत के कंपैरिजन में बताया। अब इस रिपोर्ट में तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन है पर हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम टॉपिक से अलग हो जाएंगे। पर सिर्फ वन के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, तो इसलिए इतना सा हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है कि वन क्षेत्र हमारा कितना है। ठीक है, अब ये हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा, भारत के रिस्पेक्ट में इस चीज को हमने समझा है। अब हम इसे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि इसी रिपोर्ट ने
वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश में कितने वन बताए हैं कि कितना प्रतिशत एरिया वन है। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया है 77482 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो वन क्षेत्र है ये हमारे मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल है, जो कि भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के कंपैरिजन में है। और ये जो एरिया है पिछले पिछले 2017 की रिपोर्ट से 62 ज्यादा भी है। वो बात की बात है, क्योंकि वो हम जब रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें काफी कुछ पढ़ने में आएगा, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि 17 से कंपैरिजन यहाँ पे करना अभी वाजिब नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एक ये क्षेत्रफल है और एक क्षेत्रफल आपकी मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा भी बताया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वो जो इस क्षेत्रफल को बताता है वो है 94689 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 94,689 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्रफल बताता है। ये हमेशा थोड़ा विवादास्पद रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें हमेशा वन क्षेत्रफल हमारा कम आता है, और जो मध्य प्रदेश के वन विभाग वाले हैं वो हमेशा उस क्षेत्रफल को थोड़ा ज्यादा आंकते हैं। तो ये हमेशा डिफरेंस रहता ही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस डाटा को दर्शाती है और केंद्र सरकार इस डाटा को दर्शाती है। इससे अब सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे क्या सरकार है, यहाँ पे क्या सरकार है। ये हमेशा विवाद रहता है, जब सेम सरकार रहती है तब भी यही स्थिति बनी रहती है। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। और अगर हम इसके देखें तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बताया जाता है कि ये टोटल भारत के मतलब जो वन है, वन क्षेत्रफल, भारत का कुल वन क्षेत्रफल जैसे 100% हमने माना है, सॉरी टोटल वन क्षेत्रफल का तो हम बोल ही सकते हैं कि वही भारत के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है 12.4% है। ठीक है, ये टोटल क्या है भारत के वन क्षेत्र का 12.4% है। पर अगर बोल दें कि मध्य प्रदेश का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब ये मध्य प्रदेश है, और अगर इसका ये टोटल एरिया जो है हमारा, और आपको याद भी है वो टोटल एरिया कितना है 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर, ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल का ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 30.72% है। तो मध्य प्रदेश का अगर टोटल 100% देखें तो उसमें से मध्य प्रदेश के लगभग लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर वन स्थापित है, वो 30.72% के रूप में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने सिर्फ वन के बारे में देखा कि वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है। अभी हम इसे ज्यादा डीपली में नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि वो एक रिपोर्ट का टॉपिक अलग ही पढ़ना है, क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं ये वाला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप में पूरे भारत की वन रिपोर्ट है, उसमें उसमें अलग अलग राज्यों का कंपैरिजन करके दे रखा है कि वहां पर कितने वन हैं, कितने वनों की वहां पर वृद्धि हुई है, कौन से राज्यों में कितने वनों की कमी हुई है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले प्रतिशत वाइज टॉप पर है, कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन का है, एरिया वाइज भी दे रखा है, परसेंटेज वाइज भी दे रखा है। तो काफी बड़ी रिपोर्ट है, उसमें अच्छा डीपली आपको फॉरेस्ट के बारे में पता चलेगा। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे भौगोलिक आधार पर, जियोग्राफिकली। अब भौगोलिक आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएंगे उष्ण कटिबंधीय वन। अब उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो इन वनों को बोला जाता है ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते क्या है, हमें पढ़ने से पहले कम से कम इसके बारे में जान लेना चाहिए कि इन वनों का नाम ऐसा क्यों रखा। सीधी सी बात है, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका नाम ऐसा क्यों है ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पृथ्वी अर्थ के ऊपर में इस टॉपिक को आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उष्णकटिबंधीय नाम इन वनों को क्यों दिया गया। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये क्या है, मेरे पृथ्वी की भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है, यह भूमध्य रेखा भी है, यह इक्वेटर भी है। ये मैंने आपकी जो रेखा बनाई है ये है कर्क रेखा, नीचे जो मैंने बनाई है ये है मकर रेखा। कर्क मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये क्या है, कर्क रेखा, मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पर क्या है, मकर रेखा, फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं उसे। आर्कटिक वृत्त, सर्कल का ही इंग्लिश नेम वृत्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर एंटार्कटिक, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये जो है हमारा साउथ पोल। ये दक्षिणी ध्रुव है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री की लाइन है, ये 23.5 डिग्री की लाइन है, ये 66.5 डिग्री की लाइन है, और ये 90 डिग्री का पॉइंट है ऊपर। सेम एज इट इज यही डिग्रियां नीचे हैं, पर वो साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड थी, ये साउथ साइड है। अब क्या है, सन अगर यहां पर है, सूर्य अगर यहां पर है का मतलब ये नहीं सूर्य यहीं पर होता है, इक्वेटर के समथिंग समथिंग लगभग सामने। तो ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इधर बताना चाहूं तो ये एरिया, ठीक है, ये क्या है, वर्ष भर गर्म रहता है। ये इक्वेटर है और उसके इधर कर्क रेखा तक और उसके ही इधर मकर रेखा तक, नॉर्थ साइड और साउथ साइड 23.5 डिग्री तक ये जो एरिया है वर्ष भर गर्म रहता है। गर्म का मतलब ही क्या रहता है, हिंदी में अगर उसका शुद्ध रूप यूज करें गर्म शब्द का तो उष्ण, और इन्हें कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उष्ण कटिबंध इस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है कि ये कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर जो भी वन पाए जाएंगे वो कौन से वन रहेंगे, वो उष्ण कटिबंधीय वन रहेंगे, क्योंकि भौगोलिक संरचना के आधार पर अगर हम वन को वर्गीकृत कर रहे हैं तो जो नाम उस रीजन का है उसी रीजन से उस वन के क्षेत्र वन का नाम रहेगा। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गए, ये 0 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें 90 से लेके 66 के बीच में, तो यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय। यहाँ पर टुंड्रा टेगा इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, वो अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें वन क्षेत्र अगर पढ़े वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में तो वो वहां पर पढ़ने में आते हैं कि टुंड्रा प्रदेश, टेगा प्रदेश। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं तो ये शीत कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध, सेम एज इट इज ये यहाँ पर भी रहेगा शीत कटिबंध।
यहाँ पर भी देखें तो ये भी क्या है, शीत कटिबंध ही है। दोनों साइड सेम रहेगा डिग्रियों के बीच का, जैसे 66.5 से लेके 90, तो यहाँ 66.5 से लेके 90, तो यहाँ पर शीत कटिबंध है, तो यहाँ पर भी शीत कटिबंध रहेगा उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसी 0 से 23.5 तक उष्ण कटिबंध, तो 0 से इधर भी क्या रहेगा, उष्ण कटिबंध। तो ये टोटल क्या रहेगा, पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही रहेगा। और ये नॉर्थ साइड का है और ये साउथ साइड का है। और यहाँ पर देखो ये जो बीच वाला क्षेत्र है 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5, मतलब 23.5 से लेकर 66.5 तक। इधर क्या है, देखो ये ना उष्ण है ना शीत है, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। तो उष्ण प्लस शीत, ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे, शीतोष्ण। अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं कि शीत प्लस उष्ण, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि लग जाएगी। अगर हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, ठीक है। तो शीत प्लस उष्ण से मिलकर क्या शब्द बन गया, शीतोष्ण। तो इसे कौन सा कटिबंध बोल दिया, शीतोष्ण कटिबंध। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन हमारे पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से इन्हें बताया गया है कि ये इस तरीके से लगभग लगभग इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो अगर मैं यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर मैं खींच दूं, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मध्य भारत की स्थिति इस कर्क रेखा पर है, ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटते हुए जाती है। अगर मैं भारत की अवस्थिति देखूं तो भारत को इस तरीके से यहाँ पर स्थित, ये कोशिश कर रहा हूं बस आपको समझाने की कि इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा इस पे गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उष्ण कटिबंधीय वन हमारे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा है, और अगर मध्य प्रदेश देखें तो भारत के जस्ट इस वाले एरिया पे क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक। तो ये कर्क रेखा जो यहाँ से गुजर रही है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, तो ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण मतलब उप धन उष्ण, तो उप का मतलब रहता है कि उष्ण के ही समीप की, उप उष्ण, तो उप का मतलब ही क्या रहता है कि उष्ण के समीप वाला ही एरिया। तो इसलिए उसको क्या है, पूरा ही क्या बोल दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय वाला ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है और वो कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, तो उसके अंतर्गत उसका प्रभाव, उस कटिबंध का प्रभाव यहाँ तक भी इसका रहेगा। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर कह दिया कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या भौगोलिक आधार पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज के उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो किस तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी 3 तरीके से हमारे यहाँ बांटे गए हैं। उनके पर्णपाती वनों के रिस्पेक्ट में कटीले वन और इस तरीके से, तो हम अभी आगे उसी को पढ़ेंगे। पर इस टॉपिक को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये रीजन ही नहीं पढ़े कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, तो आपको ये वन समझ में नहीं आएंगे। सिर्फ आपको रटने से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे ये पाए जाते हैं और इनके क्या परसेंटेज है। डायरेक्ट एक रट्टा मारने से अच्छा है पहले इस टॉपिक को समझा जाए कि उसे क्यों उष्णकटिबंधीय वन कहा, ठीक है। तो हमने क्या है इस चीज को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। एक अपने आप में जियोग्राफी का एक टॉपिक है, जिससे वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी और मध्य प्रदेश की जियोग्राफी आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं पर ये पूरा ग्लोब है, ये पृथ्वी, और यहाँ पर पूरा वर्ल्ड बसा हुआ है। अब जो भी प्रदेश रहेंगे उनमें उस रीजन के हिसाब से फॉरेस्ट वहां पर विद्यमान रहेंगे। अब मैं इसको हटाना चाहूंगा और इसके बाद फिर मैं आपको अपने मेन टॉपिक जो आज के लेक्चर का है उष्ण कटिबंधीय वन, वो समझाना चाहूंगा। तो ये सूर्य के कारण क्या है, वर्ष भर सामने यहाँ पर प्रकाश रहता है, तो उसके कारण क्या है यहाँ पर गर्मी रहती है। गर्मी के कारण इसका नाम उष्ण है, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वन।
अब अगर हम इसे देखना चाहें उष्ण कटिबंधीय वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये मध्य प्रदेश में अगर इन वनों को देखा जाए तो ये क्या है, 3 टाइप से हैं। अब अगर पहला देखें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब रहता है पत्ते को गिराना। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब है यहाँ पर नमी से, वेट, अगर इंग्लिश में देखें तो वेट से, ठीक है। और यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अब यहाँ पे शुष्क का जो मीनिंग है वो है सूखे से, ठीक है, मतलब वहां पर नमी नहीं है, तो वहां पर क्या है, किस टाइप के वन है, कटीले वन है। इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो इन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर मैं इन्हें देखना चाहूं तो ये क्या है, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। और इन्हें देखना चाहे तो ये क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई या थ्रॉन फॉरेस्ट। शुष्क का मतलब ड्राई, सूखा, और अगर एक और शब्द इनके लिए तो थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये अगर मध्य प्रदेश के अगर वनों के बारे में अगर हम उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ रहे, तो ये 3 टाइप के हमारे यहाँ वन है। हम धीरे धीरे इसमें यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस रीजन में क्या क्या वन पाए गए हैं, ठीक है। तो हम उन्हें देखना चाहेंगे कि वो किस किस जगह पर कौन कौन से वन हमारे पाए जाते हैं। मैं अभी यहाँ पर जो क्षेत्र बताऊंगा आपको, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो वन सिर्फ वहां है, उसका मतलब सिर्फ ये रहेगा कि वो ज्यादा मात्रा में या अत्यधिक रूप में उस क्षेत्र पर है, इसलिए मैं वो वहां पर लिखूंगा। क्योंकि वन तो पूरे मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ रूप में तो फैले होंगे, पर जो अत्यधिक रूप से ये वन कहाँ कहाँ क्षेत्र में है वो मैं आपको दर्शाऊंगा मैप पर। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सबसे पहले नाम समझ लेते हैं कि पर्णपाती वन जो बोला है, ये क्या है, गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी रहती है, पतझड़ जो रहता है मौसम, तो उस समय क्या करते हैं, ये अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इनको आर्द्र पर्णपाती बोला है। आर्द्र का मतलब क्या है, तो हम वो लाइन वाइज समझते जाएंगे और इनको लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर है। तो हम अगर यहाँ पर देखना चाहे तो ये पन्ना वाला जो क्षेत्र है, फिर यहाँ छतरपुर है, फिर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दमोह है, यहाँ पर हम देखें सागर है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ होशंगाबाद का पूर्वी हिस्सा आता है, मैं यहाँ देखूं तो जबलपुर का एरिया आ जाता है, नरसिंहपुर भी इसमें आता है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो छिंदवाड़ा, और यहाँ पर देखना चाहूँ तो सिवनी। इस तरीके से कुछ जो मुख्य जिले हैं मैंने वो आपको यहाँ पर मैप के ऊपर बताए हैं कि कौन कौन से मुख्यतः जो जिले हैं वहां पर क्या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
अब इन वनों की खासियत के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस टाइप के वृक्ष इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है इन रीजन में, जिसके कारण ये वन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वर्षा की बात करें कि यहाँ पर रेन कितने सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पर जो रेन है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो इस डाटा के मध्य मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य ये यहाँ पर क्या वर्षा होती है। और अगर यहाँ पर देखें कि इन वनों का जो भारत मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो कुल वन है, और कुल वन में से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत देखा जाए तो वो सर्वाधिक है, जो कि 88.65 समथिंग है। तो मध्य प्रदेश के कुल वन का कितना प्रतिशत है? 88.65 समथिंग। ठीक है, तो 88.65% जो है मध्य प्रदेश के कुल वन में से इतना प्रतिशत जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का है। ठीक है, अब इन्हीं में अगर हमें वृक्ष देखना चाहोगे किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें आपको साल, सागौन, नीम, पीपल आदि वृक्ष यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एक मुख्य रूप से इतना वृक्षों का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये वाले वन इसमें पाए जाते हैं, पर मेनली डाटा ये कि कौन से वर्षा का मतलब यहाँ पर औसत वर्षा जो वार्षिक रहती है वो इन एरियो में कितनी रहती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। और मध्य प्रदेश की कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो ये डाटा आपको याद करने लायक है। तो ऊपर की जो 2 लाइन है वो आपको याद करने के लायक है, ये आपको काम भी आ सकता है एग्जाम में। अब इस तरीके से हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक। ठीक है, तो वो दिख ही रहा है, उनका परसेंटेज वो खुद दर्शा रहा है कि सर्वाधिक है। अब अगर हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो आर्द्र पर्णपाती क्यों बोला है यहाँ पर, ये ऐसे पर्णपाती वन है जो पूरे पत्ते अपने पेड़ से अलग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी नमी रहती है, उस नमी होने के कारण जो पानी की ज्यादा कमी नहीं होती, इसलिए ये पूरे पत्ते नहीं गिराते हैं और आधे पत्तों को ही अपने बॉडी से अलग करते हैं। तो उसके कारण क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन बोला कि गीले भी रहते हैं, एकदम सूखते भी नहीं। उसका कारण भी है, अगर इसका हम क्षेत्र देखें तो ये मध्य प्रदेश के कहां पर पाए जाते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश। और पूर्वी मध्य प्रदेश ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो ये इंडिया का हिस्सा है और ये मध्य प्रदेश है। अगर हम इस तरीके से देखें तो मध्य प्रदेश का ये पूर्वी रीजन है, ये वाला जो रीजन है पूर्वी है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल, और यहाँ अरब सागर, भारत के अगर इधर देखें तो अरब सागर है और इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से आने वाली हवाएं भी यहाँ पे क्या करती है, वर्षा करती है, और बंगाल की खाड़ियों से आने वाली शाखा से भी यहाँ वर्षा होती है। तो दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश का ये रीजन जो रहता है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रहता है। और वर्ष भर में अगर औसत वर्षा अगर देखी जाए कि सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो वो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र ही है। इसके कारण यहाँ पे क्या आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर यहाँ देखना चाहेंगे कि पूर्वी क्षेत्र, और ये लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है जहाँ पर चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है। आपका बालाघाट जो जिला है, जो कॉर्नर में बालाघाट जिला यहाँ पर मैं भी लिखूंगा, ये चावल की खेती में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर आएगा आपका सीधी, फिर यहाँ पर सिंगरौली, यहाँ पर आपका उमरिया, यहाँ शहडोल, यहाँ अनूपपुर, यहाँ पर डिंडोरी,
यहाँ पर मंडला और यहाँ पर आपका बालाघाट। तो इस तरीके से ये जो पूर्वी जिले हैं, जो ग्रीन लाइन, जो फर्स्ट नंबर की लाइन है ग्रीन लाइन, ये इसके सब उधर वाले जितने भी जिले मैंने लिखे हैं, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, ये सब जिले जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे जो वर्षा होती है, वो औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर 100 से 125 या 150 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पे क्या है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें कि इनका प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का तो समथिंग 8.97 या समथिंग 9% लगभग, तो 8.97% जो है वो ये वन हमारे मध्य प्रदेश के कुल 100% में से इतने प्रतिशत पे पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जिले लिखे हैं मैंने, इनमें सिर्फ यही वाले वन पाए जाते हैं, हो सकता है ये वन भी वहां पर हो, पर ये क्या है, कम मात्रा में हो। पर अगर इन वनों को देखें तो ये अत्यधिक मात्रा में इन जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। अगर इसमें वृक्ष देख लें हम, तो यहाँ पर वृक्ष क्या रहेंगे, साल, सागौन यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पे आपको बांस मिलेगा, यहाँ पे आपको लाख के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये वृक्ष यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन है या ट्रॉपिकल ड्राई थ्रॉन फॉरेस्ट है। ठीक है। तो ये इनका रीजन कहाँ पर है, सीधी सी बात है, जहाँ वर्षा सबसे कम। अगर हम मध्य प्रदेश के भी कई सारे हमने अगर एग्जाम दी है या नहीं भी दी है, और आपने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत वर्षा से संबंधित या वन से संबंधित, तो आपको पता चलेगा कि भिंड वाला इलाका जो है सबसे कम वर्षा वाला है। भिंड में एक गोहद नाम की जगह है, वहां पर क्या है, सबसे कम वर्षा होती है। तो सीधी सी बात है, ये ऊपरी इलाका जो है मध्य उच्च प्रदेश वाला, मध्य उच्च भारत वाला प्रदेश, अगर भौगोलिक आप वाला चैप्टर आपने अगर देखा हो कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र, तो आपको ये जो लाइन है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैंने कौन सी लाइन बनाई है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें, तो आपको ये भौगोलिक क्षेत्र क्लियर हो जाएगा। और अगर भौगोलिक क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे तो आपको कहीं सारा नॉलेज या कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी किसी चीज को आपको कैच करोगे। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटिले वन, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक क्या है, रतलाम का कुछ हिस्सा, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, अगर इधर से मैं चलूं तो पूरा चंबल संभाग के 3 जिले, जिसमें श्योपुर, मुरैना, और लास्ट है भिंड। तो इस तरीके से ये जो जिले हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिले वन के अंतर्गत आते हैं। इन जिलों में ये वन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और सीधी सी बात है, वर्षा, वार्षिक औसत जो वर्षा होती है, ये लिख भी सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी कैसे, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है उसके बीच में ये सभी वन है, इसलिए उत्तर पश्चिमी हमने बोल दिया इसे। ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें कि भाई वार्षिक औसत वर्षा
तो यहाँ क्या रहती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अब अगर यहाँ पर आप वृक्ष भी देखोगे तो वृक्ष क्या मिलेंगे, बबूल, ठीक है, हर्रा। तो इस तरीके से यहाँ पर वन मिलेंगे, कटीले वन, कैक्टस और इस टाइप की प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है। अगर आप यहाँ पर खेती भी देखोगे तो ज्यादा पानी वाली फसलें यहाँ नहीं की जाती, यहाँ पर सरसों की जाती है, ठीक है, सरसों ज्यादातर होती है भिंड मुरैना साइड क्षेत्र में। और यहाँ पर ये वन नहीं है, वन ज्यादा फैले नहीं है, और ये जो वन है इनका कुल प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो 2.38% है मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का। क्योंकि ज्यादातर ये वन राजस्थान में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा जो है ये राजस्थान में आता है, तो ये जो राजस्थान का इलाका है ये ज्यादा सूखा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस टाइप के वन पाए जाना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि मुरैना में जो चंबल नदी यहाँ से जाती है, मंदसौर जिले से होते हुए उज्जैन जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला, फिर राजस्थान में इंटर करते वापिस हमारे मध्य प्रदेश में इंटर होती है, और श्योपुर मुरैना भिंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। तो ये चंबल संभाग के जो 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, यहाँ पर क्या है, अवनानी का अपर्दन अत्यधिक रूप से करती है, मतलब मिट्टी का कटाव ज्यादा करती है चंबल नदी। अब मिट्टी का कटाव अगर कहीं होता है, मृदा अपर्दन होता है, तो उसका एक मुख्य कारण ये कि वहां पे वनों की कमी है, वहां पर वो वृक्षों की कमी है जो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखे। तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा घने वन नहीं पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, तो उनकी इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो मिट्टी को जकड़ के रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मृदा अपर्दन अत्यधिक होता है, और मुरैना में सर्वाधिक मृदा अवनाली का अपर्दन होता है, और इस मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। क्योंकि जो मृदा है वो एक बहुत ही अमूल्य प्रकृति का उपहार है हमारे लिए, जिसमें हम फसल करते हैं, और अगर ये इस तरीके से मृदा अपरदन बढ़ते जाएगा तो एक दिन उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाएगी और फसल का निम्नीकरण हो जाएगा, मतलब जितनी मात्रा में आप फसल उगा पाते थे उतनी नहीं उग पाएगी, क्योंकि आपका जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि प्लांटेशन करना चाहिए, जिसके कारण क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को जकड़े रखेंगे, और उससे क्या है, मिट्टी का बहाव नहीं होगा जब बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को यहाँ पर देखा कि किस तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिन्हें ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये मेनली रीजन रहते हैं। अब आप ये देखोगे कि ये सर ये रीजन जो है, और यहाँ पे क्या वन ही नहीं पाए जाते, ये खाली रह जाता है। तो ये खाली नहीं रहता, मैंने बताया था कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये जिलों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे। वन यहाँ पर भी है पर उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में इन जिलों में पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या है, ये सब वन यहाँ पर भी है मिश्रित वन के रूप में, पर क्या है, इन जिलों में ये मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। तो हमने ये जो फर्स्ट नंबर का पढ़ा, ये सेकंड नंबर पे देखा, और ये जो थर्ड नंबर पे देखा, तो ये वाला जो है थर्ड है, ये वाला जो है रीजन फर्स्ट है, और ये वाला जो रीजन है वो सेकंड है। तो इस तरीके से क्या है, हमने उष्णकटिबंधीय वन के बारे में देखा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में देखा। फॉरेस्ट से संबंधित मैं और वीडियो आगे लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कई सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है फॉरेस्ट से संबंधित, आपको और पता चलेगी। प्रशासनिक आधार पर और प्रजाति के आधार पर भी हम वनों को देखेंगे, प्रादेशिक आधार पर भी अगर देखना हो तो बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और वन रिपोर्ट के बारे में जो बताया था वो बताऊंगा। फिर वन से संबंधित कौन कौन से संस्थान है हमारे इंडिया में, मध्य प्रदेश में, या कौन कौन से हमारे जो वन मंत्रालय के द्वारा क्या क्या
योजनाएं चलाई जाती है वनों को सुरक्षित या संरक्षण करने के लिए, या कौन कौन से अधिनियम पारित किए हमारी संसद ने, हमारे विधानमंडल ने वनों के सुरक्षा के लिए, तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।